नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। 2024 की लड़ाई क्या छोटी पार्टियों की मदद से लड़ी जाएगी? दो मोर्चे दलों की गिनती में लगे हुए हैं। दोनों तरफ, दोनों गठबंधनों में कहां कितने दल हैं, ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। वैसे तो मान्यता प्राप्त दलों की जो कुल संख्या है वो 60 ही है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। लेकिन अगर एनडीए और यूपीए के गठबंधनों को देखें तो कुल 65 पार्टियों के नाम अब सामने आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर पार्टियां भले ही बहुत छोटी पार्टियां हैं, कुछ तो ऐसी हैं जिनके पास सीट्स ही नहीं। जैसे कि इस ग्राफिक के जरिए देखिए कि क्या है पार्टियों की स्थिति। एनडीए में कुल 39 पार्टियां हैं, जिनकी कुल सीटें 331 हैं, लेकिन 26 पार्टियों के पास एक भी सीट नहीं है। 8 पार्टियों के पास तो सिर्फ एक सीट है। अपना दल के पास 2 सीटें हैं। एलजेपी पारस के पास 5 सीटें हैं और शिवसेना शिंदे गुट के पास 13 सीटें हैं। अकेले बीजेपी के पास ही 303 सीटें हैं। यानी कि इस गठबंधन में बीजेपी अकेले ही काफी है, लेकिन बीजेपी को भी लग रहा है कि जितनी भी पार्टियां उसके साथ आ जाए वो अच्छा है। तो अब शिवसेना शिंदे गुट भी साथ है, जिसकी 13 सीटें हैं। वहां पे महाराष्ट्र में और अपना दल जो है उसकी 2 सीटें हैं। एलजेपी पारस की 5 सीटें हैं। तो ये सब भी अब इस खेमे में आ गए हैं। एक तरह से बीजेपी और एनडीए लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी बीजेपी एनडीए में ज्यादा से ज्यादा नंबर जोड़ने की कोशिश में है। इसकी वजह भी देखेंगे, लेकिन पहले एक नजर देखते हैं जो कल बना है एक नया गठबंधन, जिसका नाम रखा जा रहा है इंडिया, INDIA। इंडिया में कुल अभी 26 पार्टियां हैं, जिनमें जो कुल सीटें हैं वो 144 हैं। तो इसमें 10 पार्टियों के पास एक भी सीट नहीं है। इस 26 में से 10 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास 0 है सीटें, और जो 5 पार्टियां हैं वहां पर वो ऐसी हैं जिनके पास की सिर्फ एक सीट है। सीपीआई के पास 2 सीट है। सीपीएम, JKNC, IUML इनके पास 3 सीटें हैं। एनसीपी पवार गुट के पास 4 सीट है। सपा के पास 5 सीट है और शिवसेना उद्धव गुट के पास भी 5 सीट है। जेडीयू की 16 सीटें हैं, टीएमसी की 22 सीटें हैं, डीएमके की 24 सीटें हैं। तो यहां पर ये वो सहयोगी दल हैं जिनके पास ज्यादा सीटें हैं। डीएमके, टीएमसी और जेडीयू और कांग्रेस की अपने आप में 52 सीटें हैं। तो गठबंधन में शामिल दलों की संख्या के लिहाज से इंडिया एनडीए से पीछे जरूर है संख्या के लिहाज से, लेकिन उसके छोटे दल फिर भी कुछ ज्यादा ताकत वाले हैं। देखा आपने कि सीटें हैं कैसे, टीएमसी के पास भी सीटें हैं, डीएमके के पास भी। उनका अपने अपने इलाकों में कहीं ज्यादा असर है। दूसरी बात यह है कि दोनों गठबंधनों की सीटों में जो अंतर है वो उनको मिले वोटों में नहीं है, वोट प्रतिशत में फासला कुछ कम है। यानी कि जो एनडीए है, एनडीए के पास कुल 39.8% वोट हैं, जिनमें से बीजेपी के ही सिर्फ 37.4% वोट हैं, और जो बाकी अन्य 38 दल हैं कुल वोट जो प्रतिशत है उनका वो 2.4% है। अकेले बीजेपी के पास 37.4 और बाकी दलों के पास 2.4%। अब दूसरी तरफ देखिए क्या तस्वीर है। इंडिया, इसमें इसके जो कुल वोट परसेंट है वो 35.3% है, जिनमें कि कांग्रेस के 19.5% है वोट शेयर, टीएमसी का 4.1, सपा का 2.6, डीएमके 2.3, सीपीएम 1.8, जेडीयू 1.5% और आरजेडी के 1.1% वोट है। तो दोनों के बीच का फासला 4.5% वोटों का है। ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं, और इसी की चर्चा हम करना यहाँ पे चाह रहे हैं। और हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह मौजूद हैं, जो दोनों गठबंधनों को हम देख रहे हैं संजय जी, और दोनों ही अपने में ज्यादा से ज्यादा संख्या बल जुटाने में लगे हुए हैं। साफ दिख रहा है कि जो एनडीए है उसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सहयोगियों की, वो अपने आप में ही काफी है, लेकिन फिर भी वो अपने साथ तमाम दलों को जोड़ रहा है। ऐसे दल भी हैं जिनकी एक भी सीट नहीं है। दूसरी तरफ भी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास एक एक सीट है।
पर यहां पर छोटी पार्टियों का रोल बड़ा होता है। पर पहले अगर देखें एनडीए को कि इनको क्या जरूरत है इस समय, जबकि इनका अपना वोट परसेंट ही काफी है और अपने में ही ये इतनी नंबर्स हैं इनकी सीटें जो है, तो फिर क्या जरूरत है इतना बड़ा कुनबा जोड़ने की? नगमा, आपने जो ये ग्राफिक सिखाया है वो काफी इंटरेस्टिंग ग्राफिक है और काफी इंफॉर्मेटिव भी है, दोनों ही साथ साथ। हम लोग जब चुनाव को एनालाइज करते हैं तो कई अलग अलग मापदंडों पे करते हैं, साथ में ये ग्राफिक्स को भी अंदाज में रखते हैं, संज्ञान लेकर के उसका चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो चुनाव लड़ने के पहले की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक तरह का साइकोलॉजिकल बैटल भी होता है। पब्लिक को आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, अपने राइवल्स को किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, राइवल खेमे को बता रहे हैं हम कितने मजबूत हैं, पब्लिक के बीच में ये बताना कि हम कितने मजबूत हैं। जब एनडीए 2014 या 2019 में भी जिस समय मैं चुनाव में गई थी, उस समय एक एनडीए के घटक के तौर पे गई थी। बीजेपी उसमें जो थी वो सेंट्रल पार्टी थी, एक ऐसी सेंट्रल पार्टी जो अपने साथ एक ऐसा पोल जो बाकी दूसरे को अट्रैक्ट करता है और अपने वोट को दूसरे पार्टी के साथ उसको मैक्सिमाइज करता है, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। और कई उसके जो बाकी पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग एरियाज में वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। जैसे पिछले चुनाव में दो पार्टियां जिसका अभी आपने जिक्र किया जो बीजेपी के साथ थी, समय में ऊपर है, जैसे जेडीयू। उसके पहले चुनाव में जेडीयू को अपने बूते पे 2 सीट आई थी और बीजेपी के साथ जब वो गए तो उनकी सीटें की संख्या 16 या 17 हो गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट अब बिखर गया वो टूटने के बाद, लेकिन क्या अगर वो अकेले जाते तो उनकी संख्या क्या होती और आज की संख्या क्या होती? चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बड़े पार्टी को यहाँ दो तौर पे मुझे लगता है बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी रही होगी वो दो तरह की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर रीजनल पार्टी किसी तरह के किसी गुट के, किसी अगर आप कहें जाति के या वर्ग के या जगह विशेष के, उसके एस्पिरेशन को वो एक तरह से सामने रिफ्लेक्ट करती है। एक चीज वो है। दूसरी चीज ये है कि जब ये आरोप है कि मोदी अकेला वो चलते हैं और किसी को अपने साथ नहीं चलने देते और वो जहां चलते हैं सबको तहस नहस कर देते हैं, तो उसका आर्गुमेंट का एक जवाब ये है कि देखिए जी, मोदी सबको लेकर के चलते हैं। सरकार में भी उन्होंने जगह दे रखी थी, अनुप्रिया पटेल हो या रामदास अठावले हो, तो ये भले ही उनके पास वो संख्या नहीं है। हालांकि कांग्रेस उस चीज को भी क्रिटिसाइज करी है कि आप कह रहे हैं कि इतने सारे को लेकर के आप चले आए, वो क्या होगा। बट इस समय में संख्या के साथ एक जो साई ऑप्स की बात होती है, मेरे ख्याल से वो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। इतने 36 को 38 को जुटाना, जो INDIA या इंडिया ही कहेंगे, INDIA क्या कहेंगे, इंडिया में जो संख्या 26 की बताई गई और वहां जो चीज कही गई, उसके अगर आप देखेंगे कि दोनों चीज का ये काउंटर। तो इसमें आपने सही कहा कि एक इसका बड़ा पॉजिटिव ये भी है कि कैसे सबको साथ लेके चल रही है बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी, तमाम छोटी पार्टियों को भी वो साथ लेके चल रहे हैं और पूरा कुनबा जो है वो जुड़ा हुआ है। मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये साफ दिखता है मनीषा जी के जो एनडीए है उसमें कुल उसका वोट परसेंट अगर देखा जाए तो 39.8%, जिसमें बीजेपी का अकेले वोट शेयर 37.4%, यानी जो अन्य हैं कुल 38 पार्टियां 2.4% उनका वोट शेयर है। लेकिन इंडिया INDIA जो नया गठबंधन है कुल 35.3% उनका वोट शेयर है, जिसमें कांग्रेस का 19.5% है। जो दूसरी पार्टियां हैं छोटी वो उनके लिए अहम होती हैं। तो ये जो दूसरा गठबंधन है उसमें जो दूसरी पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इस गठबंधन की कामयाबी के लिए, जैसे TMC है, जैसे सपा है, DMK है, CPM है, JDU है, ये तमाम पार्टीज जो। नगमा जी, थोड़ा सा आवाज कटी बीच में, आप एक बार फिर से सार बताएंगे क्या आपने प्रश्न? जी, मैं ये पूछ रही थी कि एनडीए के लिए तो ये साफ है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एनडीए बीजेपी को दूसरे दलों की, जो बहुत सारे दल हैं वो इसके लिए जरूर हैं कि दिख रहा है कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चल रहे हैं और इतने सारे लोग साथ में हैं। पर जो दूसरा दल है INDIA, उसमें तो काफी अहम रोल निभा सकती हैं ये रीजनल पार्टीज। तो ये जो एक गठबंधन बना है विपक्ष का, उसमें एक ऐसी भी पार्टियां हैं जिनके पास अभी एक सीट है या कुछ के पास 0 सीट भी है, पर वो भी दल हैं जिनके पास अच्छा वोट परसेंट, उनका वोट परसेंट कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज्यादा कम नहीं है। तो काफी अहम रोल प्ले करेंगी ये जो क्षेत्रीय दल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, अभी सबसे पहले पक्ष की बात कर लूं। मैं यहाँ साफ साफ बोलना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री सभी
छोटे दलों को, अन्य दलों को, राज्यों को साथ लेके चल रहे हैं, इसके बावजूद भी वो सबसे बड़े वोट कैचर एनडीए के हैं। वो अकेले ही उनकी एक छवि है, और अब उनकी जो छवि है वो एक परफॉर्मर की छवि है। कई चीजें हैं, मैं अभी जब देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि फॉरेन पॉलिसी में इमेज की बात ले ली जाए अगर, तो कहीं कोई मैच नहीं कर पाता है उनके इस इमेज को। तो वो अपने आप में एक एसेट है। राज्यों में भी वो जब कैंपेन करते हैं तो यहां तक लोग कह जाते हैं कि राज्य के चुनाव वो हार भी जाए तब भी उनकी एक अपनी छवि है और लोग उमड़ते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा एसेट तो बीजेपी का है और एनडीए का है, दोनों का ही है। जहां तक अन्य दूसरा जो घटक बना है अभी, जिसने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है इंडिया के नाम पर, वो छोटे छोटे दल हैं। तो छोटे दलों की अहमियत जो है वो बढ़ी है, खास करके जब से राज्यों में जो है वो कद्दावर राज्य स्तरीय दल जो हैं, आप आंध्र में जाएं, वहां जब एनटी रामाराव उभरते हैं, लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो वो सब डिवीजन की पॉलिटिक्स करते हैं, माला माडिगा को अलग करते हैं, बीएसपी को नहीं चाहते हैं कि वहां जम जाए। तो आप तमिलनाडु चली जाएं, तमिलनाडु में आप देखिए कितने छोटे छोटे एआईएडीएमके और डीएमके दो पोल रहे, लेकिन पत्तली मटकल कच्ची वीडीएमके, तो इस तरह से वाइको एक बड़े नेता बनते हैं। तो छोटी छोटी जातियां जो पिछड़ी जातियों में से ही हैं, उन्होंने अपने असर्टिवनेस और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स को जमाने के लिए निषाद दल जैसे है, तो इस तरह से संजय निषाद नेता थे बहुत बड़े। तो इस तरह से छोटे दलों ने अपनी अहमियत जो है वो दिखाने के लिए क्षेत्रीय, राज्य और इलाका भी नहीं, क्षेत्रीय इलाकों में ऐसा किया। तो इनकी अपनी अहमियत है, उनको अधिकार है, वो जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ उधर भी जुड़ रहे हैं। तो वो भी इसमें एक रंग दिखाएंगे, और भारत के लोकतंत्र की जो विविधता है वो इधर भी दिखेगी और उधर भी दिखेगी। और ये सही है कि भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा आधार जो है वो भारत की विविधता है, भारत का संघीय ढांचा है। ज्यादा कद्दावर मुख्यमंत्री उधर है, लेकिन एक परफॉर्मर प्रधानमंत्री इधर है, छोटे दल इधर भी हैं और उधर भी हैं, तो बराबर की लड़ाई। और उधर के जो छोटे दल हैं वो ज्यादा मैटर करेंगे या उनका रोल काफी अहम होगा वोट के लिए? अगर आप जैसे हम बताइए कि संजय निषाद से हाँ, यदि मैं तमिलनाडु में कैंपेन कराऊं तो क्या होगा, संजय निषाद से केरल के मछुआरों में कैंपेन कराऊं तो क्या होगा? तो उत्तर तो देखिए, मैं निराश नहीं करना चाहती, लेकिन छोटे दल अपनी मनीषा प्रियम, आवाज आपकी कट गई, वी लॉस्ट यू, फ्रीज हो गई है वीडियो जो है वो, अभी आपका आवाज नहीं आ पा रही है और नेटवर्क नहीं है। जो मनीषा जी बात कह रही थी संजय, अगर उस पर आपका क्या सोचना है कि जाहिर है कि जो वोट कैचर हैं, जो मनीषा जी लौट आई हैं, वोट कैचर प्रधानमंत्री हैं, जो छोटे दल हैं उसकी अहमियत वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो जैसे यहाँ पे भी हर दल की अपनी अपनी एक यूएसपी है मनीषा जी, तो एनडीए में ही देखें अगर, तो जो एलजेपी है, चाहे वो चिराग गुट हो, चाहे वो पारस का गुट हो, या जो अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल हैं, वो उनकी एक अपनी खासियत है, कुर्मी वोट बैंक है उनके पास, उनका पार्टी का आधार ये है। दूसरे अभी आपके पास ओपी राजभर आ गए हैं, तो ये सब लोग इन इलाकों में जो अपने उनके वोट्स हैं उसको सुनिश्चित करने का काम जरूर करेंगे और इनकी भी अहमियत रहेगी। मनीषा जी, अच्छा संजय आप अगर इसका जवाब दे दो। क्या है कि देखिए, अगर कोई सेंट्रल पोल जब मजबूत होता है, अब ये एक थोड़ा सा आश्चर्य की बात है, इस पे कल काफी चर्चा होगी। यूपी अब नहीं रहा, अब इंडिया आ गया। तो जब इंडिया आ गया, और साथ में ये भी हमने देखा कि राहुल गांधी, जो खबरों में था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्ट्रियल दावेदार के लिए अपना कोई भी दावा नहीं देंगे। ये इसलिए अहम हो जाता है कि कांग्रेस अगर सेंट्रल पोल में नहीं है, ऑपोजिशन की, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि वो किसी तरह की इस तरह के पोजीशन में आती है कि कोई ऑल्टरनेट सरकार बनती है, कांग्रेस के बिना या भाजपा के बिना कोई भी सरकार कभी भी बनी तो वो सरकार नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, तो हर पार्टी आकर के बार्गेन कर ले रहा है। आप देखिए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का साथ क्या किया,
वर्चुअली दिल्ली के पूरे प्रदेश के जो नेता हैं, जो भी इनके कद्दावर यहाँ के नेता थे, वो खुलेआम खुल करके सारी चीज को पक्ष को रख रहे थे कि क्यों हमें साथ नहीं चलना चाहिए। 15 साल शीला दीक्षित जी ने अच्छी सरकार चलाई और इसके बाद ये कन्फ्रंटेशन हुआ, तो हमें कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहिए। पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा ने यही बात कही, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने काफी अग्रेसिव है और उसके बाद कांग्रेस बेंड बैकवर्ड जाकर के उनके साथ हाथ मिला ली। जैसे वेस्ट बंगाल में वहां का जो यूनिट है ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाने को काफी खिलाफ है। पंचायत इलेक्शन में इतना कुछ हुआ जो हमने देखा, लेकिन अधीर रंजन की बात, चौधरी की बात नहीं सुन करके, मतलब सोनिया गांधी बगल में बैठ करके उनको तवज्जो दे रही थी। बार्गेनिंग चिप जो है दूसरी पार्टियों का, वो सेंट्रल पार्टी अगर वीक होती है, दूसरे जो अल्टरनेट अलायंस या पोलर अलायंस या जो भी अलायंस है, उसमें जब वो वीक होती है तो दूसरे का बार्गेनिंग चिप काफी बढ़ जाता है। जहां कन्वीनर होने के नाम पे जब समस्या आने लगती है, यहाँ तो क्लैरिटी है कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े वोट कैचर हैं, प्रधानमंत्री सबसे बड़े मोबिलाइजर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका ये डिलीवरी का ग्राफ है, ग्राउंड लेवल पे मतलब ये डिलीवरी है। दूसरी तरफ जब आप इस चीज को लेकर के आते हैं, जैसे नीतीश कुमार, पटना में पूरा नीतीश कुमार का शो था, और कल जब हुआ तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे, तब वो इंडिया के आइडिया से वो खुश नहीं थे, और राइटली सो। मतलब उनके जो विचार हैं वो सही बहुत सारे लोगों को लग रहे हैं कि उन्होंने जो कहा कि ये देश का नाम है, ये ऑल्टरनेट फॉर्मेशन पॉलिटिकल किसी फॉर्मेशन का नाम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बात सही लग रही, लेकिन कल नीतीश कुमार जैसे बिल्कुल ही वो मतलब ये जो वो फ्रेम दिखाया जा रहा था, जी ये तो चैलेंजेस जो हैं वो हैं ही अभी कि क्या जो दूसरे दल हैं और जो काफी महत्वाकांक्षी हैं और जिनके अच्छे वोट परसेंट हैं। मनीषा जी, अगर आप सुन सकती हैं अभी, आपका वीडियो फ्रीज ना हो तो आपसे जवाब चाहूंगी कि वो भी चैलेंज रहेगा कि यहाँ पे कौन किसके नाम पे सहमति होती है, कौन बड़ा। कल सुन रहे थे कि ये भी नाराजगी रही कि नीतीश कुमार पोस्टर्स में नजर नहीं आया। अब नीतीश कुमार जरूर इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी चर्चा रही। तो इस तरह की वहां पर समस्याएं भी हैं जो बाकी दल हैं। क्या कांग्रेस इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है? क्या कांग्रेस ये मानने को तैयार होती है, या दूसरे दल वो एक्सेप्ट करेंगे कि हम कांग्रेस की अम्ब्रेला के नीचे काम करें? ये सब चुनौतियां तो हैं। हाँ, नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो बड़ा कठिन काम है। तो अभी देखिए, कल भी मुझे बताया गया कि सुल्तानगंज में, बिहार में जो ब्रिज गिरा है, उसके पोस्टर्स न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छप गए। तो कहीं ना कहीं अब किसने छपवाया? बंगलोर में ये गहमा गहमी के बीच में नीतीश कुमार के सुशासन बाबू के इमेज पे ये एक तरह से दाग था, तो किसने किया? तो इस तरह से अगर कानाफूसी होती रहेगी तो कोई ना कोई कद्दावर नेता, क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी अपनी ईगोज हैं, उनकी अपनी एक तरह से इमेज है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं। तो ये खींचातानी तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो रस्साकशी है वो ये रहेगी कि इन सब को, देखिए, नीतीश कुमार नाराज भी यदि हो जाते हैं तो उनको सीट एडजस्टमेंट आरजेडी से करना है। कांग्रेस से उनको क्या लेना देना है? एक तरह से कांग्रेस से उनको अगर कुछ लेना देना है तो वो फिर प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए कोई बात अगर हो रही हो, वो एकदम एक फ्यूचर है, वो आज तो आया नहीं है और मुश्किल भी लगता है, तो उनको क्या दिक्कत होगी? अब नीतीश कुमार का सेकंड रोल होगा वो मीडिएटर का होगा, और सबसे कठिन लड़ाइयां जो होने वाली हैं वो ममता बनर्जी और कांग्रेस में होने वाली है। अधीर रंजन चौधरी अपने आप को सेकंड नहीं मानते, और सीपीएम जो है खास करके वो ममता बनर्जी को बिल्कुल कहती है कि तो बीजेपी की बी टीम रही, इन्होंने ही बीजेपी को बढ़त दे दिया। तो ये एक लड़ाई होने वाली है। आम आदमी की जहां तक सवाल है वो क्यों मान जाएगी? तो इसमें यदि मीडिएटर का रोल नीतीश कुमार कर पाते हैं तो वो शायद एक दूसरा, तो नीतीश कुमार से ये उम्मीद भी रहेगी। और ये बड़ा एक जटिल सा त्रिकोण जिसकी आपने चर्चा की कि ये हैं यहाँ पर, जिसमें कि दो तो यही लोग हैं, आम आदमी पार्टी है और ममता बनर्जी हैं, किस तरह से मानते हैं। तो ये भी है कि जो चुनौतियां हैं वो ये हैं, और जो दूसरी पार्टियां सब साथ आई हैं उनमें से बहुत सारी पार्टियां जिनके पास एक एक सीटें है, कुछ के पास 0 सीटें हैं, और ये दोनों खेमे में है। एनडीए में तो ये ज्यादा ही है, और यहाँ पर जो नया खेमा बना है उसमें भी ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, पर कुछ पार्टियां वो भी हैं जिनके पास अच्छी खासी सीट है और कांग्रेस से बहुत ज्यादा फासला नहीं है उनके वोट परसेंटेज में। तो धन्यवाद आप दोनों का, और एक ब्रेक ले रहे हैं। इस समय हम 5 की बात में आगे है। अपनी नाराजगी की खबरों को सुनकर उस पर क्या कहा नीतीश कुमार ने। कर्नाटका विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया है। स्पीकर ने ये कार्रवाई पूरे मौजूदा सत्र के लिए की है जो 21 जुलाई को खत्म हो रहा है।
इन विधायकों पर सदन में हंगामे के दौरान सीमाएं लांघने का आरोप है। शोर शराबे के दौरान बीजेपी के इन विधायकों डिप्टी स्पीकर पर पेपर फेंकने का आरोप लगा है। In Karnataka now, they have misused the IAS officers, position of the IAS officers. Principal secretary has been made like a peon on the doorstep of unknown leaders who are not known in their own state. They have given a protocol, and that's what we are questioning. See, they have given Rajya Maryade to the people who are on bail and the leaders who are unknown in their own state. Therefore, by giving Raj Maryade to such people, the real people's Maryada has gone. तो निहाल किदवई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, हमारे सहयोगी। निहाल, हुआ क्या था कर्नाटका विधानसभा के अंदर, किस तरह से मर्यादा लांघी गई, जो हंगामा हुआ था वो किस वजह से हो रहा था, क्या इसकी आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए, विधानसभा का सेशन चल रहा है जैसा कि आपने बताया, और ये 21 तारीख को खत्म होगा। अपोजिशन की एक बैठक यहाँ पर हुई 17 और 18 तारीख को, यानी कल ये बैठक खत्म हुई थी। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ चूंकि 28 पार्टियों का ये जमावड़ा था, तो ऐसे में कई सारे नेता ऐसे थे जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जितने भी नेता आ रहे हैं उन सब की अगुवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारी एयरपोर्ट पे होंगे, और ऐसे में कई छोटे नेताओं की अगुवाई के लिए भी आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया। बीजेपी का ये आरोप है कि ये सीधे तौर पर उल्लंघन है, और इस पर बीजेपी चाहती थी कि वहां पर विधानसभा में बहस हो। बीजेपी के सांसद वहां हंगामा करने लगे, जिसके हाथ में जो पेपर था उसको उन लोगों ने फाड़े। कई सारे बिल थे, उन बिलों को फाड़ा गया, और इसके बाद इन लोगों ने इन सभी बिल की जो कॉपियां हैं वो डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त चेयर पर थे उनके चेहरे पे फेंका, और वहां पर काफी हंगामा किया। कुछ देर के बाद ये सभी नेता वेल में चले गए। तो ऐसी सूरत में कई बार वार्निंग देने के बाद जब ये लोग नहीं माने, तो ये शिकायत जब स्पीकर के पास डिप्टी स्पीकर ने पहुंचाई, तो स्पीकर का ये कहना है कि जो विधानसभा का कानून है उसको ध्यान में रखते हुए इन सबको 10 बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है 2 दिनों के लिए। 21 तारीख को यानी शुक्रवार को विधानसभा का सेशन खत्म हो रहा है, तब तक ये अब विधानसभा में दाखिल नहीं हो सकते। ये विधानसभा से बाहर जब नहीं गए सदन के अंदर से, ऐसी सूरत में मार्शल्स को बुलाया गया, और फिर मार्शल्स ने इन सबको विधानसभा के बाहर रखा। और अभी फिलहाल मौजूदा हालात ये हैं कि ये सभी जो बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है, ये सभी विधानसभा यानी सदन के ठीक बाहर बैठ करके फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ और विधायक उनके साथ आ गए हैं, और हमें जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक अब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी के स्पीकर के खिलाफ मूव करने जा रही है बीजेपी, जिसमें जेडीएस उसका साथ देगी। तो चूंकि 66 सदस्य हैं 225 सदस्यों वाली कर्नाटका विधानसभा में, और ऐसे में 10 विधायकों को अब सस्पेंड कर दिया गया है, तो कुल इनकी तादाद 56 रह गई है वहां पे। और इसमें अब 19 विधायक हैं जेडीएस कहती है, दोनों मिलकर के एक नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाने जा रहे हैं, और काफी हल्ला हंगामा फिलहाल सदन के अंदर और सदन के बाहर हो रहा है। जिन सदस्यों को निलंबित नहीं किया गया है वो विधानसभा के अंदर है, वो भी काफी शोर मचा रहे हैं। जी, जो अंदर हैं वो शोर मचा रहे हैं, बाहर भी शोर मच रहा है, क्योंकि बीजेपी के 10 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, और संख्या जो है वो अब 56 की रह गई है सदन के अंदर। और कहा जा रहा है कि आईएएस की तैनाती पर सवाल उठ रहा है, आईएएस अफसरों के दुरुपयोग को लेकर हंगामा हुआ। धन्यवाद आपका निहाल। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और उसके बाद नीतीश की नाराजगी की खबर। नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज किया है। आज पटना में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग बीजेपी के चक्कर में ना पड़ें,
ये सब बेकार की बातें हैं। कल बेंगलुरु में मीडिया से बात किए बिना लौटने को लेकर नीतीश ने कहा कि उन्हें वापस आना था, इसलिए आ गए। इससे पहले ऐसी खबरें थी कि नीतीश बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस के हावी होने से असहज हो गए थे, इसलिए वापस लौट आए, लेकिन अब उन्होंने इस बात से इनकार किया है। नीतीश जी भाई लाइट हटा लो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है यार। निकलता है फ्री हो गया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप नाराज हो। लीजिए, यही सब बात है, फालतू चीजें बोला। अरे हमारा तो मन राजगीर का कर रहा था, वहाँ काम कर लिए, हमको लग रहा था यहाँ का बातें नहीं समझते, क्या करिएगा। बीजेपी के लोग सबको कुछ छोड़ने दीजिए, उसके कभी चक्कर में लगिएगा। वहाँ तक मीटिंग वोटिंग करके जो बात हो गया, वो कोई जरूरी है कि वहाँ पर बैठ करके कुछ, और तो प्रेस को जो बताना था हमको तो तुरंत लौट करके आना था, तो लौट करके आ गए, कोई खास बात नहीं। बहुत अच्छा हो गया है और बहुत सर्वसम्मति से हुआ है और ठीक ढंग से हुआ है, तब इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सुझाव दे ही दिया है। इंडिया नाम पर आपको आपत्ति है? इंडिया नाम पर आपत्ति आपको है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं। अब उनको क्या पता है, वहाँ गए हैं। तो अभी तक दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय भवन पेंटागन के नाम रहा है, लेकिन अब सूरत में तैयार हुए सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी है और इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन इस साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सूरत को दुनिया की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इमारत में 65,000 से ज्यादा हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे, जिसमें पॉलिशर्स, कटर्स और व्यापारी आदि शामिल होंगे। इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। इस इमारत को सूरत डायमंड बर्ज नाम दिया गया है। तो अब सूरत की चमक कुछ और बढ़ेगी। इस वक्त 5 की बात में इतना ही।